नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम हेलमिंथीज जंतुओं की परजीवी अनुकूलता के बारे में चर्चा करेंगे। परजीविता परजीविता दो जंतुओं के मध्य उस संबंध को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक जंतु दूसरे जंतु का शोषण करता है भोजन के लिए तथा आवास के लिए, तथा इसके बदले में दूसरे जंतु को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाता है। इस संबंध के अंतर्गत जंतु शोषण करता है वह परजीवी रूप में तथा जिसका शोषण होता है वह परपोषी रूप में कहलाता है। ये जो परजीवी परपोषी का शोषण करता है वह उस हद तक नहीं करता जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि परपोषी की मृत्यु के कारण परजीवी भी मर जाता है। तो ये जो संबंध है परजीविता कहलाता है। ये जो परजीवी है ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो प्रकार है परजीवियों का वह आंशिक परजीवी प्रकार कहलाता है। आंशिक परजीवी वे जंतु होते हैं जो अपने जीवन के किसी एक अवस्था में परजीवी रूप में पाए जाते हैं, बाकी जीवन में यह स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो यूनिया जंतु है यह अपने लार्वल अवस्था में, इसे हम ग्लोक्यूडियम लार्वा कहते हैं, परजीवी रूप में पाया जाता है। यह बाह्य परजीवी रूप में मछलियों की त्वचा पर उपस्थित रहता है और भोजन ग्रहण करता है। लेकिन जैसे ही इसका कायतन होता है, ये वयस्क योनियों में रूपांतरित होता है, वह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है तथा जीवी रूप में रहता है। दूसरा जो प्रकार है परजीवियों का स्थायी परजीवी रूप में पाए जाते हैं कि वो पूरे जीवन पर्यंत परजीवी रूप में ही रहते हैं, कभी भी स्वतंत्र जीवी रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। एस्टीनिया सोलियम है, यह मनुष्य की आंत में परजीवी रूप में पाया जाता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट विकल्पी परजीवी, इनके पास विकल्प होता है परजीवी रूप में रहने का या स्वतंत्र रूप में रहने का। तो ये जो जंतु होते हैं ये किसी अवस्था में परजीवी रूप पाए जाते हैं और दूसरी अवस्था में ये स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो एक अमीबा है, ये नाइजेरिया फोरेरी जो अमीबा है, यह स्वतंत्र रूप से जो बैक्टीरिया होते हैं जल में उसका पोषण करता है, उससे भोजन ग्रहण करता है। लेकिन यदि कभी इसको अवसर मिल जाए तो यह मस्तिष्क के जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क में पहुंच जाता है, तो यह अंतःपरजीवी रूप में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है। ये ओब्लिगेटरी पैरासाइट ये है अविकल्पी परजीवी रूप में, इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, ये केवल पैरासाइट रूप में परजीवी रूप में ही रह सकते हैं। पेसुला हेपेटिका है, यह भेड़ के यकृत में परजीवी रूप में पाया जाता है। एक्सटर्नल पैरासाइट बाह्य परजीवी, कुछ जो परजीवी होते हैं परपोषी की देह के बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी का शोषण करते हैं। जो रक्त चूसने वाले परजीवी हैं, यूरोडिनेरिया है, मच्छर होते हैं, इस सब के सब बाह्य परजीवी रूप में पाए जाते हैं जो परपोषी की देह से रक्त चूस कर भोजन ग्रहण करते हैं। एंडो पैरासाइट अंतर परजीवी, ये परपोषी की देह के अंदर रहकर परजीवी रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर अंतराकोशिकीय परजीवी और बाह्य कोशिकीय परजीवी। अंतराकोशिकीय परजीवी वो परजीवी होते हैं जो परपोषी की देह की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ये जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाता है, यह मनुष्य के रक्त में आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ये जो इंटरसेलुलर परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, अंतरकोशिकीय परजीवी, ये जो कोशिका के बाहर रहकर परजीवी रूप में जीवन व्यतीत करते हैं परपोषी के। तो इसमें बुचेरिया नाम का परजीवी होता है, यह हाथी रोग उत्पन्न करता है मनुष्य के अंदर। यह लिम्फेटिक जो लसिका ग्रंथि होती है, लसिका नलिकाएं होती हैं, उसे पाया जाता है परजीवी रूप में। मीजो पैरासाइट ये वे परजीवी होते हैं
जो बाह्य परजीवी रूप में भी तथा अंत्य परजीवी रूप में दोनों अवस्थाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। जो मैराइन कोपीपोड्स है यह एक्टोपैरासाइट रूप में बाह्य परजीवी रूप में मछलियों के क्लो में पाए जाते हैं तथा अंत्य परजीवी रूप में मछलियों के हृदय में पाए जाते हैं। हाइपर पैरासाइट अति परजीवी ये वे पैरासाइट होते हैं जो अन्य जो परजीवी प्रकोष्ठी होते हैं उनके देह में पाए जाते हैं। ये जो हेलमिंथेस है ये एक पैरासाइट रूप में पाया जाता है। इनकी देह में एक प्रोटोजोआ पैरासाइट पाया जाता है। तो ये प्रोटोजोआ जो परजीवी है ये अति परजीवी रूप में यहाँ उपस्थित पाया जाता है। मोनोजेनिक पैरासाइट ऐसे परजीवी जिनका जीवन चक्र एक ही परपोषी में पाया जाता है उन्हें हम मोनोजेनिक परजीवी कहते हैं। इसमें पॉलीस्टोमा जंतु होते हैं जिनका संपूर्ण जीवन चक्र एक ही परपोषी में पाया जाता है। डायजेनिक पैरासाइट ऐसे परजीवी जिनका जीवन चक्र दो अलग अलग परपोषी देह में पूर्ण होता है उन्हें डायजेनिक पैरासाइट कहते हैं। ड्रेकोकुलस इनका जो जीवन चक्र है यह मनुष्य के अंदर तथा ये जो साइक्लोप्स आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ दो परपोषी पाए जाते हैं, यहाँ एक परपोषी पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के परजीवी हैं जो परपोषी के देह में देह के बाहर परजीवी रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो हेलमिंथेस संघ है, हेलमिंथेस दो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। एक फेटी हेलमिंथेस कहलाते हैं, दूसरा एस्टे हेलमिंथेस रूप में पाए जाते हैं। एक चपटे कर्मी एक गोल कर्मी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो परजीवी हैं हेलमिंथेस के जंतु ये स्वतंत्र रूप से और सफल रूप से परजीवी रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इनको सफल बनाती हैं परजीवी रूप में रहने के लिए। अब उनके बारे में हम बात करते हैं। इनमें ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण ये सफल रूप से परपोषी के देह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पहला जो अनुकूलनता है, परजीवी अनुकूलनता है, वह संरचनात्मक अनुकूलनता कहलाती है। इनके देह में कुछ विशेषताएं होती हैं संरचनात्मक जिसके कारण ये आसानी से परपोषी के देह में पाए जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। पहला जो संरचनात्मक इनका अनुकूलनता है देह आवरण है। इनकी जो खाल है काफी मोटी पाई जाती है कि इनको बाहर से कितने भी आघात हो ये सबको सहन करने की क्षमता इसमें रहती है। तो ये जो सुरक्षात्मक आवरण है इनके देह पर क्यूटिकल का बना होता है और ये क्यूटिकल का आवरण इनको बाहरी जो भी एंजाइम्स होते हैं, अम्ल होते हैं परपोषी के, उनसे सुरक्षा इनको प्रदान करता है। और दूसरा ये जो सुरक्षात्मक कवच है इसका नवीनीकरण समय समय पर किया जाता है। जो पुराना क्षतिग्रस्त ये जो क्यूटिकल आवरण है ये समय समय पर इनका नवीनीकरण किया जाता है और ये नवीन नया क्यूटिकल आवरण यहाँ बन जाता है जिससे इनकी जो देह है इनकी सुरक्षा, देह की सुरक्षा आसानी से जो परपोषी के एंजाइम्स हैं, परपोषी के जो अम्ल हैं उनसे आसानी से हो जाती है। ये उसके देह में स्वतंत्र रूप से और सफल रूप से रह पाते हैं। दूसरा जो संरचनात्मक इनका लक्षण है आसंजक अंगों की उपस्थिति। इनके कारण ये उसके देह में चिपके रहते हैं, अपने आप को वहां फंसाए रखते हैं जिसके कारण ये जो परपोषी है इनको बाहर नहीं फेंक पाता है। इनके अंदर जो आसंजक अंग होते हैं चूसकों के रूप में पाए जाते हैं, फोक्स के रूप में पाए जाते हैं या जो इनके क्यूटिकल पर सूख हैं वो कांटे हैं उनके द्वारा ये जो परपोषी के देह में चिपके रहते हैं, अपने आप को चिपकाए रखते हैं और ये जो परपोषी है इनको आसानी से बाहर नहीं फेंक पाता है। तीसरा जो इनका संरचनात्मक विशेषता होती है, अनुकूलनता होती है, उत्सर्जित तंत्र की पाई जाती है। इनमें जो उत्सर्जित तंत्र है काफी अधिक विकसित प्रकार का, एफिशिएंट प्रकार का पाया जाता है।
तो प्रोटोनेफिडिया प्रकार का, आदिवर्गक प्रकार का जो इनका उत्सर्जी तंत्र है उसमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं और उत्सर्जी नलिकाओं का तंत्र पाया जाता है, तो जिसके कारण ये जो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ यहाँ एकत्र हो जाते हैं उनको आसानी से ये बाहर निष्कासित कर देता है। चौथा जो इनका संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं, इसमें प्रजनन तंत्र की जो विशेषता है वो विशेष प्रकार का प्रजनन तंत्र यहाँ उपस्थित पाया जाता है। इसके अंतर्गत ये जो जंतु होते हैं परजीवी उभयलिंगी प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ नर मादा दोनों अंग एक ही जंतु में उपस्थित पाए जाते हैं। इसी कारण इनको प्रजनन के लिए अपने जो विपरीत लिंगी साथी की खोज के लिए समय और जो ऊर्जा है उसको खर्च नहीं करना पड़ता है। ये एक ही जंतु निषेचन में भाग लेता है दूसरे साथी के साथ मिलकर, जो उसका दूसरा जो उभयलिंगी साथी होता है उसके साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर निषेचन क्रिया कर सकता है। ये जो निषेचन के पश्चात में दोनों जो सदस्य हैं, जो दो उभयलिंगी जंतु एक साथ पर निषेचन करते हैं, ये दोनों मिलकर अंडों के निर्माण में भाग लेते हैं। तीसरा जो इसमें टीनिया सोलियम नाम का जो पैरासाइट है, परजीवी है, इसके अंदर विभिन्न देहखंड पाए जाते हैं और जो देहखंड होते हैं प्रत्येक देहखंड एक जो उभयलिंगी देहखंड के रूप में पाया जाता है। उसमें नर मादा दोनों का जो समुच्चय है उपस्थित पाया जाता है एक ही देहखंड में, और देहखंड निषेचन क्रिया में तथा अंड जो निर्माण है, अंडों का निर्माण है, उस क्रिया में भाग लेता है। ये जो देहखंड होते हैं टीनिया के, जब ये ग्रेविड हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तब इन अंडों के प्रवर्धन हेतु जो अन्य अंग है देहखंड के वे सब के सब विलुप्त हो जाते हैं। इस कारण जो अंडे हैं काफी अधिक संख्या में इनमें एकत्र हो जाते हैं, प्रवर्धित हो जाते हैं। तो ये जो संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं इन परजीवों की, इनको सफल जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती हैं परपोषी की देह में रहकर। दूसरा जो इनमें अनुकूलनता पाई जाती है, कार्य की अनुकूलनता होती है। इनमें जो फिजियोलॉजिकल विशेषताएं होती हैं, कार्य की विशेषताएं होती हैं, उस प्रकार से पाई जाती हैं। पहली जो विशेषता है कार्य की, वह सुरक्षात्मक जो इनकी मैकेनिज्म है वह एक विशेष प्रकार की पाई जाती है। इनका जो बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है वह समय समय पर नवीनीकृत होता रहता है, जिसके कारण जो परपोषी के एंजाइम्स होते हैं, अम्ल होते हैं, इनको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। दूसरा, इनके जो परजीवी जंतु होते हैं वह एंटी एंजाइम्स, प्रति एंजाइम्स का उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो परपोषी के एंजाइम्स होते हैं वे निष्क्रिय हो जाते हैं और ये जो परजीवी हैं आसानी से परपोषी के देह में रह पाते हैं, जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तीसरा जो कारकी है उसमें ये जो परजीवी परपोषी के आहारनाल में उपस्थित पाए जाते हैं, वह आहारनाल के ऊतकों को उत्तेजित करके श्लेष्मा का स्रावन कराते हैं। तो ये श्लेष्मा परपोषी के द्वारा स्रज होती है, उसको ये अपने देह के चारों ओर लपेट लेते हैं, जिसके कारण ये सुरक्षात्मक आवरण बना लेते हैं और इसके कारण जो परपोषी के एंजाइम्स हैं, अम्ल हैं, इस पर कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाते। तो ये जो सुरक्षात्मक इनका मैकेनिज्म है इस प्रकार से पाया जाता है। अवायवीय श्वसन प्रणाली, जो परपोषी की देह में उपस्थित परजीवी हैं वो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है या अनुपस्थित पाई जाती है। तो ऐसे जीवन में, ऐसे समय, ऐसे माहौल में रहने के लिए इनको अवायवीय श्वसन क्रिया करने की क्षमता इनमें पाई जाती है, तो वो ऐसे वातावरण में भी आसानी से रह पाते हैं। ओस्मो रेगुलेशन, प्रासनी नियमन, ये जो परजीवी हैं ये अपने प्रासनी दाब को परपोषी की देह के अनुसार उनको नियमित रखते हैं। जैसे परपोषी का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके बराबर ये भी अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बना लेते हैं, जिससे इनके देह से जल का निष्कासन और बाहर से जल का इनके देह में प्रवेशन वो नहीं हो पाता है और ये आसानी से
परपोषी देह में रह पाते हैं। ये जो आंतरिक परजीवी होते हैं ये अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, रासायनिक दाब को कुछ बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ये जो आहार नाल में पाचित भोजन है उसको ये आसानी से अवशोषित कर पाते हैं अपनी देह, सामान्य देह के द्वारा। तो ये इसमें ओस्मो जो रेगुलेशन है, रासायनिक नियमन है, इसके माध्यम से अपने सफल जीवन को प्रेरित करते हैं। हाई फर्टिलिटी, इनकी जो प्रजनन क्षमता होती है काफी अधिक पाई जाती है। ये जो बाहरी वातावरण है उसके बाहरी वातावरण के कारण इनका जो जीवन की जो इनकी क्षमता होती है काफी सीमित पाई जाती है। जो बाहर का जो खतरे होते हैं बाहर, उसमें इनका जो जीवन है काफी खतरे पूर्ण पाया जाता है और इनकी मृत्यु की जो संभावनाएं होती हैं काफी बड़ी होती हैं। इस कारण ये अंडों की जो मात्रा है उसको काफी अधिक संख्या में उत्पादन करते हैं, जिससे इनकी जो संभावना है जीवन की वो कुछ बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त ये जो लार्वा उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं वह भी अपने जैसे लार्वाओं को या अन्य लार्वाओं को उत्पन्न करने में सक्षम पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो बाहरी विभिन्न प्रकार के खतरे हैं उनसे निपटने के लिए, उनके सामना करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। इनमें कुछ जो इनका जो जीवन होता है पर जीवों का सामान्य जीवों की तुलना में अलग प्रकार का पाया जाता है। तो ये जो इनके अंदर अतिरिक्त रूप से जो अंग होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उनको ये निष्कासित कर देते हैं, वो अंग इनके देह में अनुपस्थित पाए जाते हैं। तो हम उन अंगों की बात करते हैं जो इनके देह में अनुपस्थित हो जाते हैं। पहला है गमनांगों का अभाव। गमनांग यहाँ अनुपस्थित पाए जाते हैं क्योंकि जो जंतु होते हैं इनको गमन के लिए जो गमन की जो आवश्यकता होती है वो प्रजनन के लिए होती है, भोजन के लिए होती है या आवास के लिए होती है। और ये परजीवी जो होते हैं इनको सब चीजें एक स्थान पर आसानी से मिल जाती हैं। उस स्थान पर भोजन उनको पर्याप्त रूप में मिलता है, यहाँ जो आवास है वो सुरक्षित आवास मिल जाता है और इनके जो प्रजनन जो है क्रिया है वो भी आसानी से वहां संपन्न हो जाती है। इसलिए इनको गमन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पाई जाती है परजीवों में, इसलिए गमनांग यहाँ अनुपस्थित पाई जाती है। दूसरा जो इनकी आहार नाल होती है वह अल्पविकसित होती है या अनुपस्थित पाई जाती है, क्योंकि ये जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पाचित रूप में होता है, तो पाचन करने की इनको कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए जो आहार नाल है वो अल्पविकसित होती है या पूर्णतः अनुपस्थित पाई जाती है। इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है यह अल्पविकसित पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर कोई सक्रिय जो की प्रणाली होती है जीवन की वह नहीं पाई जाती। ये निष्क्रिय रूप से वो परपोषी देह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें जो संवेदी अंग होते हैं वह भी अनुपस्थित पाए जाते हैं और जो मस्तिष्क होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वह भी अल्पविकसित पाया जाता है। इनके अंदर जो श्वसनीय तंत्र है और परिसंचरण तंत्र है वह भी अनुपस्थित पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी भी वहां कोई अधिक आवश्यकता इनको नहीं महसूस होती है। तो ये जो लक्षण है हेलमिंथी जंतु में उपस्थित पाए जाते हैं, जिसके कारण ये परपोषी के देह में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाते हैं। धन्यवाद।